हेलो फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम अपने संविधान के आर्टिकल 55 के बारे में बात करेंगे। हमारे संविधान में आर्टिकल 55 जो है वो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में है। तो आप सभी को पता ही होगा कि इसी साल 2017 में 25 जुलाई को हमारे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो उसके पहले हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होगा। आप सभी को पता ही होगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है देश के अन्य चुनावों से बिल्कुल अलग होता है। राष्ट्रपति का चुनाव जिस तरह से हमारे देश में एमएलए, एमपी या और चुनाव होते हैं उससे बिल्कुल ही अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया हमारे संविधान में बताई गई है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। तो इस वीडियो में हम मेनली इसी पे बात करेंगे कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति क्या होती है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है। इसी के बारे में बात करेंगे और कैसे इसके जरिए हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं कि राष्ट्रपति की योग्यता, या ये सब आप जानते होंगे कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसकी कुछ योग्यताएं निर्धारित की गई हैं कि जैसे कि भारत के राष्ट्रपति का मिनिमम एज 35 ईयर होगी, मीन्स 35 साल का कम से कम होना चाहिए। वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए इस तरह से, या वो किसी भी राज्यसभा, लोकसभा या राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्य नहीं होना चाहिए। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है उसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये निर्वाचक मंडल क्या होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारे यहाँ पर एमपीज और एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, मीन्स हमारे देश के जितने भी एमपीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और जितने भी राज्य की विधानसभाएं हैं उनके एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा हमारे देश के राष्ट्रपति के चुनाव में जो हमारे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली और पुडुचेरी, उनके विधानसभाओं के मेंबर भी पार्टिसिपेट करते हैं। अगर एमपीज की बात की जाए तो इसमें केवल वही एमपीज अपना वोट देते हैं, या राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हीं एमपीज को शामिल किया जाता है जो हमारे चुनकर आए होते हैं। उन एमपीज को नहीं शामिल किया जाता है जिनको नॉमिनेट किया जाता है। नॉमिनेटेड एमपीज इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसके अलावा राज्य की विधान परिषदों के, जैसे आपको पता होगा हमारे देश में 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो विधान परिषदों के सदस्य भी इसमें शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद में राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनमें भी केवल वही एमएलए या विधायक शामिल होते हैं जो चुनकर आए होते हैं, मीन्स जनता का प्रतिनिधित्व जो करते हैं वही इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में चुनाव में किस तरह से वोटों की वैल्यू होती है। पहले एक बात मैं और बता दूं कि इसमें हम सबसे पहले किसी राज्य में एमएलए की एक वोट की वैल्यू निकालते हैं, एक वोट की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद में हम उस राज्य के सभी एमएलए के वोटों की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसी तरह से हम जितने भी हमारे देश के राज्य हैं, मीन्स 29 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, उनके सभी एमएलए की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद में उनका सम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम जितने भी एमएलए एमपीज होते हैं उनके वोटों की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पूरे देश के, और उनका सम करने के बाद में जो हमारी टोटल वैल्यू आती है वही हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। तो ये हुआ। अब आइए जानते हैं कि कैसे हम एक एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं या कौन सा तरीका है। हालांकि एक बात और बता दें आपको कि जितने भी एमएलए होते हैं, अगर मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया है तो उसके जो चुने हुए मेंबर हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं। जैसे 1967 में राजस्थान की विधानसभा भंग थी, लेकिन उसके जो विधायक थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसी प्रकार में 1969 में भी बिहार की विधानसभा भंग थी, तो उसके इलेक्टेड मेंबरों ने भी पार्टिसिपेट किया था राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आइए अब हम सबसे पहले जानते हैं कि किसी राज्य के एमएलए की वोटों की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस राज्य के जनसंख्या, जो उस राज्य की जनसंख्या है उसमें उस राज्य के टोटल जो एमएलए हैं उनकी संख्या को डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में जो हमारी राशि आती है उसको हम फर्दर 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें एक एमएलए की वैल्यू मिल जाती है। और फिर उस एक एमएलए की वैल्यू में हम फिर टोटल मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने उस राज्य में एमएलए हैं। तो इस तरह से उस राज्य के टोटल एमएलए की वैल्यू आ जाती है।
अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। हालांकि ये एग्जाम्पल हमने किसी राज्य की विधानसभा से नहीं जोड़ेंगे, हमने एक जनरल ऐसे मान लिया है, उसी के अनुसार इसको काउंट करेंगे। तो आइए जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे देश का कोई राज्य है ए और उसकी टोटल जनसंख्या हुई 1 करोड़। मान लीजिए हमारे देश का कोई राज्य है ए, जिसके टोटल में जितने भी वहाँ के नागरिक हैं उनकी संख्या हुई 1 करोड़। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारे राज्य के जितने भी एमएलएज हैं उनकी संख्या से इसमें डिवाइड कर देते हैं। अब मान लिया कि उस राज्य के जो एमएलएज हैं टोटल वो हुए 100। मान लीजिए उस राज्य में 100 एमएलएज हैं। तो अब हम उस राज्य के एक एमएलए की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक एमएलए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो राज्य की टोटल जनसंख्या होती है उसमें एमएलएज की संख्या से डिवाइड कर देते हैं। तो हम 1 करोड़ जो हमारी उस राज्य की टोटल जनसंख्या है उसमें इन एमएलएज की संख्या से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 1 करोड़ में डिवाइड करते हैं 100 से, तो ये हमारा आ जाता है 1 लाख। 1 लाख। उसके बाद में जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसमें हम फिर डिवाइड करते हैं 1000 से। 1000 से हमने डिवाइड कर दिया इसमें, तो उस राज्य के एक एमएलए की वोटों की वैल्यू आ गई हमें 100। मीन्स कहा जा सकता है कि उस राज्य के जितने भी एमएलए होंगे उनकी वोटों की वैल्यू 100 होगी। ये हमारी हुई उस राज्य के एक एमएलए की वैल्यू। अब हम इसके बाद में फाइंड करेंगे कि उस राज्य में जितने भी एमएलए हैं, मीन्स उस राज्य के टोटल एमएलए की वैल्यू या उस राज्य के टोटल एमएलए की वैल्यू क्या होगी, विधायकों की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता ही होगा कि जो हमने ए राज्य माना था उसके 100 एमएलए थे, तो फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी ये टोटल वैल्यू एमएलए वोट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये हमारी आ जाएगी 10,000। मीन्स तो इस तरह से हमारे उस राज्य के एक एमएलए की वैल्यू आ गई 10,000। तो इस तरह हम एक राज्य के एमएलए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब इसी मेथड से हम सारे जितने भी हमारे देश के राज्य हैं उनके राज्यों के एमएलए की वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन्स उन राज्यों के जितने भी विधायक हैं उनके वोट की वैल्यू क्या है उसको हम फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि हमारे देश में 29 राज्य हैं और दो केंद्र शासित प्रदेश हुए, जैसे पुडुचेरी और दिल्ली। तो टोटल जो हुए 31 स्टेट हमारे राज्य में हो गए। तो हम इस तरह से सभी 31 स्टेट के जितने भी एमएलए हैं उनके वोटों की वैल्यू काउंट कर लेंगे। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी वहाँ के एमएलए जितने कम होंगे उनकी वैल्यू उस हिसाब से उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हमारे देश में जितने भी एमएलए हैं या जितने भी राज्य हैं उनके एमएलए की वैल्यू डिफरेंट होती है। मीन्स उनके वोटों की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे देखते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश, जो कि हमारे देश में एक राज्य उत्तर प्रदेश है जिसकी जनसंख्या करीब 20 करोड़ के आसपास है और उसमें 403 मेंबर हैं विधानसभा में। तो इस तरह से देखा जाए तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है अन्य राज्यों के कंपैरिजन में। तो ये हुई हमारी एक राज्य के विधायकों के वोटों की वैल्यू। इस तरह से अगर मान लीजिए हम 31 राज्यों के वोटों की वैल्यू फाइंड किए, तो टोटल अगर हमने 31 का फाइंड किया, मान लीजिए हम केवल मान के चल रहे हैं, हमने कोई इसमें पार्टिकुलर स्टेट को काउंट नहीं किया है, तो मान लीजिए वो हो गई हमारी मान लीजिए कि 5 लाख हो गई। तो इस तरह से हमारे जो जितने भी एमएलए हैं हमारे देश के विधानसभाओं के, उनके वोटों की वैल्यू आ गई 5 लाख। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने देश के जितने भी एमपीज हैं उनके वोटों की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये वही एमपीज होते हैं। एमपीज मीन्स हम राज्यसभा के और लोकसभा दोनों के एमपीज को काउंट करेंगे, लेकिन केवल हम इलेक्टेड एमपीज को ही काउंट करेंगे। हम उन एमपीज को काउंट नहीं करेंगे जो नॉमिनेटेड हैं। जैसे मान लीजिए रेखा हुई, सचिन हुए, इस तरह से नॉमिनेटेड एमपीज को काउंट नहीं करेंगे।
फिर हम निकालते हैं कि एक एमपीज के वोट की वैल्यू क्या है। एक एमपीज के वोट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कुछ नहीं, सिंपली जो हमारे राज्य के विधानसभाओं के वोटों की वैल्यू आई है, मीन्स जो ये हमारी संख्या आई है 5 लाख, इसी में हम जो राज्य के जितने भी एमएलए हैं उनकी संख्या से मल्टी डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक एमपी के वोट की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारी जो ये संख्या आई है ये आई है 5 लाख। मान लीजिए कि हमारे देश में 1000 एमपी है, हालांकि 772 ही है, 543 और 272, तो मान लीजिए कि ये 5 लाख हमारे राज्यों की विधानसभाओं के वोटों की वैल्यू आई है एमएलए के। तो ये हमारी हुई 5 लाख, इसमें हम डिवाइड कर देंगे, मान लीजिए हमारे यहाँ पे हैं 1000 एमपीज हैं, तो इस तरह से जो संख्या आती है हमारे पास वो आ गई 500। तो जो हमारे एक एमपी के वोट की वैल्यू आई वो आई 500, मीन्स दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 एमपी वोट, 1 एमपी। तो अगर हमारे देश में 1000 एमपी हैं तो हम इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारी संख्या आ गई 5 लाख। जनरली जो एमपीज के टोटल एमपीज के वोट की वैल्यू आती है और हमारे जो राज्य की विधानसभाओं के एमएलए की वोट की वैल्यू आती है वो लगभग एक बराबर ही होती है। हालांकि ये कभी कभी डिफरेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा फ्रैक्शन में या पॉइंट के बाद में कुछ आ जाता है तो उसको काउंट करने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, नहीं तो जनरली जो हमारे राज्य की विधानसभाओं के वोटों की वैल्यू होती है और जो राज्य के सभी एमपीज के वोटों की वैल्यू होती है लगभग वो सेम होती है। तो इस तरह से फिर हम जितने टोटल एमपीज की वैल्यू आई है, एमएलए की वोटों की वैल्यू आई है, उसके बाद में जो हमारे एमपीज के वोटों की वैल्यू आई है उसका टोटल हम सम कर देते हैं। सम कर दिया तो हमारे आ गया ये 10 लाख। मीन्स जो हमारे राज्यसभा या जो हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन में एमपीज और एमएलए पार्टिसिपेट करेंगे उनके वोटों की टोटल वैल्यू आ गई है 10 लाख। तो ये हुई हमारी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। मीन्स राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों को एक निश्चित अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ये नहीं, मीन्स ये हुआ कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्य अपना इक्वल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये हुई हमारी अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। अब हम बात करेंगे कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं ये क्या होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। आपको एक चीज और बता दें कि जो हमारे राज्य की जनसंख्या जो काउंट की जाती है, किसी राज्य की जनसंख्या, वो 1971 की जनसंख्या ही अभी तक काउंट की जाती है और 2026 तक ये 1971 की जनसंख्या के हिसाब से ही एक एमएलए के वोटों की वैल्यू निकाली जाएगी। इसका डिसीजन हमारे एक परिसीमन आयोग होता है। परिसीमन आयोग के बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो उसको कमेंट में लिख देंगे, हम परिसीमन आयोग के बारे में भी आपको डिटेल में बता देंगे। तो ये जान लीजिए कि परिसीमन आयोग ये डिसाइड करता है कि किसी राज्य में जनसंख्या कितनी, किस जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, या हमारी जो SC ST होती है उनके प्रतिनिधित्व किस तरह से दिया जाएगा देश की कार्य प्रणाली में। तो ये बात हो गई हमारे एमपी और एमएलए की वैल्यूज की, वोटों की वैल्यू की। अब बात करते हैं कि चुनाव कैसा होता है उनके प्रक्रिया में। मान लीजिए हमारे पास राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 4 मेंबर हैं, ABCD, 4 लोग हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए राष्ट्रपति के चुनाव में। अब इन चारों लोगों को हमारे राज्य के जितने भी एमपी और एमएलए हैं वो लोग इनको वोट देंगे अपना। अब मान लीजिए वोट हुआ, चुनाव हो गए। चुनाव के बाद में जो हमारे A हैं, B हैं, C हैं और D हैं, A को मान लीजिए मिला 40% वोट टोटल, B को मिला 30% वोट, C को मिला 20% वोट और D को मिला 10% वोट। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि और चुनाव होते हैं तो उनमें जो जीतने वाले कैंडिडेट होता है उसके पास ही हारे हुए कैंडिडेट को मिलने वाले वोट बर्बाद हो जाते हैं, मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये होता है कि इसमें किसी का भी वोट, एक तरह से कह सकते हैं सभी के वोट को पार्टिसिपेट किया जाता है। जैसे कि हमारे राज्य की जो विधानसभाओं या लोकसभाओं का चुनाव होता है उसमें हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो हम किसी एक पार्टिकुलर मेंबर को ही अपना वोट देते हैं। मान लीजिए हमारे पास बैलेट बॉक्स होता है, बैलेट मीन्स अब तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, तो
तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जितने भी मेंबर होते हैं उनके सामने एक बटन दिया गया होता है, तो हम किसी अपने एक पसंदीदा उम्मीदवार को ही अपना वोट देते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ये प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। अगर कोई भी एमपी या एमएलए वोट देने गया, एमपी या एमएलए कोई हमारा वोट देने गया, तो उसके सामने जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें उसे अपना क्रम देना होगा। मीन्स ए को भी उसे देना होगा, सी को भी, बी को भी, सी को भी, डी को भी। अब उसे ये डिसाइड करना होता है कि उसकी पहली पसंद कौन है। मान लीजिए एक एमपी गया, उसकी पहली पसंद एक ए है, दूसरी पसंद सी है, तीसरी पसंद डी है और चौथी पसंद बी है। तो ये ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात है कि यही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है कि जो हमारे एमपी या एमएलए वोट देते हैं उन्हें अपनी पसंद को चुनना होता है, अपना प्रेफरेंस चुनना होता है कि वो पहली पसंद उनकी कौन है, दूसरी पसंद कौन है, तीसरी कौन है और चौथी कौन है। तो इस तरह से मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद में ए को 40% वोट मिले, बी को 30% मिले, सी को 20% मिले और ए को 10% मिले। तो अब क्या होता है कि जिस व्यक्ति को सबसे कम वोट मिला होता है उसको हम बाहर कर देते हैं, मीन्स डी को हम बाहर कर देंगे। अब हमारे पास कौन कौन बचा है? अब हमारे पास बचे हैं ए 40% वोट के साथ, बी बचे हुए हैं 30% वोट के साथ और सी बचे हुए हैं 20% वोट के साथ। डी को हम बाहर कर देंगे, तो डी का जो 10% वोट है अब इसको बाहर नहीं किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि डी ने जो 10% वोट प्राप्त किए हैं उनमें से जो उसके 10% वोटों में जो सेकंड प्रेफरेंस दिया गया है वो किसको दिया गया है। मान लीजिए 10% में से लोगों में से 3% लोगों ने दिया है सेकंड प्रेफरेंस ए को, तो ये 3% इसमें ऐड हो जाएंगे। फिर मान लीजिए 3% लोगों ने प्रेफरेंस दिया है बी को, तो ये 3% बी में ऐड हो जाएंगे। और मान लीजिए 3% लोगों ने ए को दिया, 3% ने बी को दिया और 4% लोगों ने सी को प्रेफरेंस दिया है, तो ये 4% ऐड हो जाएंगे सी में। तो इस तरह से अब जो हमारी नई आ गई वो क्या आ गई है, 43% ए का हो गया, बी को हो गया 33%, सी को हो गया हमारा 24%। तो ये प्रक्रिया तब तक, आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 से +1 वोट चाहिए होता है। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी इस तरह से जब तक किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को 50+1 वोट नहीं मिल जाते, मीन 50% से एक ज़्यादा वोट नहीं मिल जाते हैं। अब मान लीजिए फिर से देखा गया तो ए को 43 है, अभी भी कोई अब मेजॉरिटी पे नहीं पहुंचा है, तो एक बार फिर हम सी को जो वोट मिले हैं इसको हम बाहर कर देंगे। मीन्स अब हमारे पास बचेंगे, ए बचेगा 43 के साथ में, बी बचेगा 33% के साथ में और सी के पास अभी 24% वोट थे। अब हम फिर देखेंगे कि जो बी को 24% वोट मिले थे उसमें इसने किसको प्रेफरेंस दिया है या कितने % वोट किसको दिया गया है। तो हम देखने के बाद ये पाया गया कि जो बी के लोग थे उन्होंने अपना सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस जो दिया था, बाकी लोग बाहर हो गए हैं। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि जो बचे हुए हैं इनमें से किसका प्रेफरेंस ज़्यादा है। अब मान लीजिए हमने देखा तो हमने पाया कि 10% लोगों ने ए को प्रेफरेंस दिया है और 14% लोगों ने बी को प्रेफरेंस दिया है। तो ये जो प्रेफरेंस दिया गया है, ये जो इनका क्रम दिया गया है चुनने का, अब इस 10% को हम ऐड कर देंगे 43 वाले के साथ में और बाकी को ऐड कर देंगे 14% को 33 वाले के साथ में। अब हम फाइनल रिजल्ट पे एक बार फिर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि अब हमारे ए के पास 53% वोट है और बी के पास 47% वोट है। तो इस तरह से हमने देखा कि अब ए वाले के पास में 50 से ज़्यादा वोट हो गए हैं, मीन्स अब ये हमारा जो ए हुआ ये विजयी हो गया। तो ये हमारी प्रणाली थी, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया थी कि राष्ट्रपति को आखिरी में किस तरह से चुना जाता है। तो यह एक जनरल केवल एग्जाम्पल था जिसके द्वारा हमने समझने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अब आसानी से हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझ गए होंगे कि हमारे देश में राष्ट्रपति को क्यों चुना जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि विधानसभाओं या राज्यसभाओं या लोकसभा की सीटों का आवंटन कैसे होता है या राज्यसभा में एमपीज के सीटों का आवंटन कैसे होता है, इन चीज़ों के बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं, मन में सवाल है या परिसीमन आयोग के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। हम इसके बाद में जो हमारा अगला वीडियो होगा वो परिसीमन आयोग पर होगा या कैसे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को प्रतिनिधित्व दिया जाता है संसद में या राज्य की विधानसभाओं में, इसके बारे में जानेंगे।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपको राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और अगर इस तरह की आप और भी वीडियो चाहते हैं हमसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।